Good morning all of you and welcome back my YouTube channel The Star Classic 4.0। आज की कक्षा में 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए गणित का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका अप्लाई कहाँ किया जाता है, इसको कितने मेथड से सोल्व करते हैं, इसको कौन कौन मेथड है, ये सारी यानी चीज हम इस चैप्टर में देखेंगे। और वर्तमान समय में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत सारे चैप्टरों में इसका अप्लाई करके ही अन्य चैप्टरों को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसी टॉपिक को क्लास 9th में पढ़ना था, कल्याणमस्तु। इसी चैप्टर को क्लास 9th में पढ़ना था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये क्लास 9th का टॉपिक था। तो दो चर मतलब क्या होता है, जिसमें दो चर होना चाहिए, और रैखिक का मतलब होता है जिसका आलेख क्या हो, एक रेखा हो। ठीक से नहीं आ रहा है जी, अब इधर हिल गया था जैसे बोल रहे थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो और इसका आलेख खींचने पर एक रेखा प्राप्त हो। तो रेखा तभी प्राप्त होगा जब उसका घात क्या होगा, एक होगा। तो देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर 10 दे दिए, तो इसमें देखिए क्या दिख रहा है, एक x चर है, एक y चर है। तो यहाँ दो चर वाले हैं और इसका अगर हम आलेख खींचे तो एक रेखा प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन क्लास 10th वाला जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ी, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेयर। तो इस तरह के दो समीकरण ले लेंगे तो हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर ले लेते हैं 8। तो यहाँ क्या हो गया कि एक रैखिक समीकरण ये है और एक रैखिक समीकरण ये है। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ी। तो ये दो रैखिक समीकरण जब हो जाएगा तो उसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो क्लास 9th में पढ़ना था केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण, और वही क्लास 10th में पढ़ना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर जनरल फॉर्म पूछा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और इसमें एक खास बात क्या होता है कि अगर हमें यहाँ दो चर दिख रहा है लेकिन अगर a का वैल्यू 0 रख दे तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस c बराबर 0। तो यहाँ तो 0 हो गया ना, तो बच जाएगा केवल b बाई प्लस c बराबर 0। तो इसमें चर कितना बच गया, अब केवल एक चर बच गया। तो ये दो चर वाले नहीं होगा। तो इसमें एक कंडीशन बनता है कि a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण तभी होगा जब a का मान 0 नहीं होना चाहिए और ना तो b का मान 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों 0 हो जाएगा, दोनों में से एक भी, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये a b c क्या होगा, कोई वास्तविक संख्या होगा। इसका R4 होता है ए सेट ऑफ रियल नंबर, या केवल हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर जिसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्याओं का समूह। आज जहां लिखल है उसका मतलब समझेंगे
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है कि कोई भी नंबर को अगर ढेर सारे चीज में और इसको हम इस तरह से मंझोली कोष्ठक के ब्रैकेट में रख देते हैं तो इसी को हम लोग सेट बोलते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर। और ई वाला को बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब होता है के सदस्य है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई लड़का है रजनीश जो 10 स्टार क्लास में पढ़ता है तो बोलेंगे कि रजनीश बिलोंग्स टू द स्टार क्लासेस, यानी कि रजनीश है जो 10 स्टार क्लासेस के एक सदस्य है। तो यहां ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अर्थात ए बी सी होना चाहिए जो कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए, और a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्मेट में, तो हम उसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पूछा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या इसको हम लोग बोल सकते हैं सामान्य रूप। सामान्य रूप। तो आपसे पूछा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो क्या हो जाएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब जस्ट हम इसका युग्म पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ी होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक क्या होगा, एक पेयर होगा। तो इस तरह से हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह के जो होगा पेयर, यानी कि पेयर मतलब जोड़ी। अगर एक जोड़ी हो जाएगा तो इसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जहां a1 b1 c1 और a2 b2 c2 होगा, ये क्या होगा, एक वास्तविक संख्या का सदस्य होगा। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हो जाएगा जो रियल नंबर होगा। और इसमें खास बात की a1 डज नॉट इक्वल टू 0, b1 डज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से हो जाएगा। a2 डज नॉट इक्वल टू 0 और b2 डज नॉट इक्वल टू 0। नहीं तो फिर अगर मान लेते हैं 0 अगर कोई हो जाएगा तो फिर वह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं होगा। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि कौन सा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल के बारे में जानेंगे। किसका हल होता है, किसका हल नहीं होता है, किसका हल अनंत होता है। जैसे कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण है युग्म जिसका एक हल भी हो सकता है, जिसको अद्वितीय हल कहते हैं। कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण है जिसका हल नहीं भी हो सकता, और कुछ ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है जिसका अनंत हल होता है। तो हम लोग ये तीनों चीज जानेंगे पहले, उसके बाद सोल्व करने के लिए जानेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया पहले जनरल फॉर्म। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे यानी कि होता है। तो देखिए a1
बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। एक ऐसा फॉर्मेट आ सकता है। दूसरा A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 ऑल्सो इक्वल टू C1 बटा C2। और एक ऐसा फॉर्मेट आ सकता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो अगर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ये फॉर्मेट आए, अगर हम ये इसका x का गुणांक के रेशियो निकाले और y के गुणांक का रेशियो निकाले और दोनों के जो रेशियो है अगर इक्वल हो जाए, तो हम लोग तीसरा कंडीशन देखेंगे। अगर इक्वल नहीं रहे अर्थात A1 और A2 का जो अनुपात है B1 अपॉन B2 का अनुपात होगा, B1 और B2 का अनुपात होगा, जो अगर बराबर नहीं हो तो इसका क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी अगर ऐसा होगा तो इसका जो ग्राफ खींचेंगे वह समपाती होगा, और अगर ये वाला होगा तो इसका ग्राफ जो खींचेंगे समांतर होगा, समांतर। और प्रतिच्छेदी जो होगा इसका हल की अगर बात किया जाए तो इसका एक हल होगा, एक हल, या इसी को बोलते हैं हम लोग अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। और ये संपाती है जिसका अनेक हल होगा, अनेक हल या अनंत हल, या इसको बोल सकते हैं अनगिनत या असीमित, इसको फिर अपरिमित भी बोल सकते हैं। अर्थात जो संपाती होगा जिसको अनेक, अनंत, अनगिनत, असीमित, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और जो समांतर होगा जिसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अगर दिया रहे तो हम लोग पता लगाएंगे कि पहले उसका हल है कि नहीं, अगर हल है तो कितना हल है। तो हम लोग ये जो रेशियो है अर्थात x के गुणांक का रेशियो, y के गुणांक का रेशियो और अचर पद का रेशियो, ये तीनों हम लोग निकालते हैं। अगर A1 A2 का रेशियो और B1 B2 का रेशियो बराबर नहीं है तो उसका ग्राफ अगर खींचा जाए तो प्रतिच्छेदी होगा, और उसका अगर हल की बात किया जाए तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब जिसका दूसरा हल ना हो, मतलब एक ही हल होगा। अगर A1 A2 का अनुपात और B1 B2 का अनुपात और C1 C2 का अनुपात अगर बराबर रहे, इक्वल रहे, तो इसका जो आलेख खींचेंगे संपाती होगा। और इसका अगर पूछा जाए कि हल कितना होगा तो अनेक होगा, चाहे उसको अनंत बोलेंगे, अनगिनत बोलेंगे। और अगर A1 A2 का अनुपात B1 B2 का अनुपात बराबर हो लेकिन C1 C2 का अनुपात इसके बराबर ना हो तो इसका जो आलेख खींचेंगे समांतर होगा, और समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहां से हम लोग केवल अभी जानेंगे कि हल कितना होगा या उसका आलेख कितना होगा। अब देखो जिसका हल होता है ऐसे, इसको हम लोग फिर बोलते हैं संगत, संगत, और इसको बोलते हैं आश्रित, आश्रित, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, इसको बोलते हैं असंगत, असंगत। मतलब जिसका हल हो गया इसको संगत, इसको हम लोग बोलेंगे आश्रित, इसको बोलेंगे असंगत। तो अभी हम लोग कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होगा। उसके बाद यानी समांतर होगा कि संपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा। फिर देखेंगे कि हल कितना है, हल है या नहीं, चाहे एक हल है या अनंत हल है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए कि 2x प्लस 3y बराबर 8 ले लिए, ले लिए 6x प्लस 12y बराबर 10। ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ले लिए। तो देखो क्या होगा, x का जो गुणांक है पहला समीकरण में वो a1 होगा, तो a1 x का गुणांक a1 हो गया 2,
फिर ये हो जाएगा b1 हो गया, बाई का गुणांक 3, और ये जब 8 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -8 होगा, तो c1 बराबर हम लोग लिखेंगे -8। इसको इस तरफ ले आवेंगे, ठीक है, कहा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जनरल फॉर्म कैसे लिखा था, इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो इस c1 को जब हम यहाँ c1 है जिसको इस तरफ लाएंगे तो -8 हो जाएगा, और सही a2 बराबर हो गया 6 और b2 बराबर हो गया 12 और c2 बराबर हो गया -10। अब यहां से देखिए, अब दोनों का a1 और a2 का अनुपात निकालते हैं, यानी a1 अनुपात a2, तो 2/6 2 3 6 हो गया, तो 1/3 हो जाएगा। और सही b1 और b2 का अनुपात निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/12, 3 चौके 12, यानी 1/4 हो जाएगा। अब देखो पहले दोनों देखो कि इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ दिख रहा है कि a1 और a2 का अनुपात है 1:3, और इसका b1 b2 का अनुपात है 1:4, बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और इस अनुपात अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ देखिए अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि अगर ये है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, और हल कितना होगा, अद्वितीय। तो यहाँ लिख दे सकते हैं कि इसका आलेख या ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हल कितना है, तो केवल एक हल, और इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि हल कितना होगा। जैसे अनदर क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे लिख लिए 2x प्लस 10y माइनस 15 बराबर 0, और एक ले लेते हैं 4x प्लस 20y और यहाँ -20 बराबर 0। अब इसको देखना है कि इसका हल एक है कि अनेक है कि हल है ही नहीं, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, बस वही a1 बराबर कितना हो गया 2, b1 बराबर हो गया 10, c1 इक्वल टू -15, a2 बराबर 4, b2 बराबर कितना 20 और c2 बराबर -20। और फिर से वही निकालेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, तो 2 दूना 4, यानी 1/2 हो गया। फिर निकालेंगे b1/b2, तो हो जाएगा 10/20, यानी 10 दूना 20, 1/2। फिर निकालेंगे c1/c2, तो ये हो जाएगा -15/-20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 3 15 और 5 चौके 20, यानी हो जाएगा 3/4। अब यहाँ देख रहे हैं कि क्या है कि ये a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो क्या है, बराबर है, लेकिन c1 और c2 का जो रेशियो है बराबर नहीं है। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये वाला कंडीशन है, तो क्या होगा, यहां भी जस्ट हम लोग देखे थे, यहां देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1/c2 के, तो क्या होता है, इसका आलेख अगर पूछा जाए तो समांतर होगा, और अगर पूछा जाए कि हल कितना है तो इसका कोई हल नहीं है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं इसमें क्या चीज कि इसका आलेख कैसा है, इसका आलेख समांतर है और हल नहीं है। और थोड़ा सा हम लोग समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती का मीनिंग से समझ लेते हैं। जैसे दो आलेख इस तरह से ले लेते हैं,
यहां देखिए एक आलेख ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, दूसरा इस तरह से ले लेते हैं। इसका नाम दे लेते हैं एल और इसको एम, इसको मैं एल, इसको एल और एम। यहां तीन कंडीशन देखते हैं, एक, ये दो और ये तीन। तो यहां देखिए एवरीबॉडी लुक एट, यहां क्या है कि एल और एम एक दूसरे को क्या कर रहा है, कोई बिंदु है यहां मान लेते हैं, उस बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको ये बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। तो अगर दो रेखा प्रतिच्छेद करे अर्थात प्रतिच्छेदी हो, तो देखो ये जो बिंदु है यहां x और y का जो मान होगा, x और y के जो मान होगा वही इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। अगर कहेगा कि प्रतिच्छेदी अगर है तो इसका हल निकाले, तो हल निकाले कहने का मतलब जो लाइन एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट कर रहा है अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उस बिंदु में उस बिंदु पर x y के जो मान होगा वही क्या होगा, हल होगा। अगर दो लाइन एक दूसरे के समानुपाती हो, यानी जिसको बोलते हैं संपाती, इसको बोलते हैं हम लोग संपाती। संपाती कहने का मतलब अगर जैसे ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, अगर 5 यूनिट इधर बढ़ाए अर्थात जितना अनुपात में इधर बढ़ा उतना ही अनुपात में अगर इधर बढ़ रहा है तो इसको लोग बोलेंगे समपाती, अर्थात समान अनुपात में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग कहेंगे और घट रहा है तो डिक्रीजिंग, अर्थात अनुपात सेम होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे समानुपाती। जैसे मान लेते हैं कि अगर 10 है, 10/20 है, तो यहां क्या हो गया, 10 दूना 20 यानी 1/2 हो गया। अब अगर कह दिए 10 को हम 2 से गुना कर लिए तो इधर हो गया 20, और 20 को भी 2 से गुना कर लिए तो 40 हो गया, तब इसको भी काट करेंगे तो 1/2 होगा। तो ये बढ़ा तो लेकिन अनुपात रहा समान, तो इस तरह के लोग बढ़ता तो उसको बोलते हैं समानुपाती या उसको बोल देते हैं समपाती। तो इस तरह के जो आलेख होगा उसको लोग बोलेंगे समपाती आलेख। और यहां देख रहे हैं कि सभी जगह मान लेते हैं यहां 10 यूनिट अगर है तो यहां भी 10 यूनिट हो, और इस तरह से यहां 10 यूनिट, अर्थात रेल की पटरी होता है जो क्या होता है, समांतर होता है। तो इस तरह के सभी जगह अंतर क्या हो, समान हो, तो उसको बोलेंगे समांतर। जैसे मान लेते हैं ये दोनों के, यहां दोनों के बीच का जो अंतर है 10 यूनिट है, यहां भी 10 यूनिट है, यहां भी 10 यूनिट है, अर्थात सभी जगह अंतर समान हो तो उसी को बोलते हैं समांतर। तो ये जो इस तरह के जो दो रैखिक समीकरण है ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, समांतर है। अब देखो यहां से प्रतिच्छेदी है तो एक बिंदु पर कट कर रहा है, एक हल होगा। यहां क्या हो रहा है कि इसको लाइन को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो यहां भी कट करा, यहां भी कट करा, और इसे जहां तक जाएगा उस तरह से कट करते जाएगा, अर्थात इसको अनंत दूरी तक बढ़ाएंगे लाइन को तो यह अनंत दूरी तक यानी कि क्या करते जाएगा, कट करेगा। तो इस तरह के जो लाइन होता है इसका अनंत हल होता है और इसको बोलते हैं समपाती। यहां देखिए ये दो एक दूसरे को कभी कहीं नहीं कट करेगा। अब जब एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेगा तो उसका हल ही नहीं होगा। जिस बिंदु पर कट करता है वही क्या होता है, उसका हल होता है। तो इसमें कट कर रहा है, इसको आगे तक बढ़ाया जाए और इसी के ऊपर एक लाइन और जाना है जिसको आगे तक बढ़ाया तो वह अनंत तक यानी कि कट करते जा रहा है तो उसका अनंत हल होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिच्छेदी है तो एक हल होगा, संपाती है तो अनंत हल होगा, और समांतर है तो हल नहीं होगा क्योंकि वह एक दूसरे को कभी नहीं कट करता। तो हम लोग पहले इसमें समझो कि अगर समीकरण दिया रहे तो उससे पहले जांच करना होता है कि इसका हल है कि नहीं, अगर हल है तो कितना हल है, और उसके बाद यानी कि हम लोग उसको हल करने के लिए जानेंगे।
जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको कोई डीएम ऑफिस में काम है, तो आप मान लेते हैं कि चल गए डीएम ऑफिस और पता चला कि डीएम आज क्या था, छुट्टी पर है, तो आपका काम नहीं ना होगा। तो आपको सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि आज डीएम ऑफिस ड्यूटी पर है कि नहीं। अगर ड्यूटी पर है तब जाएंगे। तो वैसे ही सोल्व करने के लिए सबसे लोग पहले ये चेक करेंगे कि इसका हल है कि नहीं। अगर हल है तो ये सोल्व करेंगे। अगर हल ही नहीं रहेगा और हम जबरदस्ती उसको हल करें तो उसमें क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, खाली समय की बर्बादी होगा। तो हम लोग पहले समीकरण को जांच करेंगे कि इसका हल है कि नहीं। अगर हल है तो उसको हल करेंगे। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर इसमें कहा जाए कि कोई समीकरण है जिसका हल है कि नहीं, हल है या नहीं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6x + 3y बराबर, या चाहे बराबर है माइनस ही ले लो, -10 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, 3x + 2y -8 बराबर 0। तो हम लोग फिर से अनुपात वही निकालते हैं। पहला समीकरण में क्या लेना है, a1 b1 c1, और दूसरा समीकरण से a2 b2 c2। या जरूरी नहीं है हम इसको पहला समीकरण मान सकते हैं, इसको दूसरा मान सकते हैं। तो देखिए a1 कितना हो गया, b1 और c1 निकाल लो। कोई भी समीकरण जैसे ले सकते हैं। तो हम पहला वाला समीकरण से लिए तो 6, ये 3 और ये हो गया -10। दूसरा समीकरण में a2 b2 और c2, 3 2 और -8। अब देखो a1/a2 कितना हो गया, 6/3, ये 3 गुना 6 और 3 एकम 3, यानी 2:1। b1/b2 यानी 3/2। अब यहां देखो यही दोनों बराबर नहीं है, तो यहां से लिख लेंगे हम लोग क्या चीज कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका आलेख पूछेगा कि आलेख कैसा होगा। तो आलेख देखो अभी जस्ट बताए ना, तो ये अगर एक दूसरे को कट करता है तो क्या होता है, ऐसे इसके लिए भी जस्ट पहले बताए थे कि इसका आलेख कैसा होगा। इस समीकरण युग्म का आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और हल की बात किया जाए तो, और हल अद्वितीय होगा। और हल कितना होगा, अद्वितीय। अब हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने मेथड से हल कर सकते हैं और कौन कौन मेथड होते हैं, और बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि इसको कौन कौन मेथड से जो हल करते हैं, बारी बारी से प्रत्येक मेथड से हल करने के विधि जानेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लिख लेते हैं यहां, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। ऐसे एनसीईआरटी के अनुसार क्लास 10th में मात्र 4 मेथड दिया गया, लेकिन आपको 6 मेथड से हल करने के लिए बताएंगे। तो पहला देख लेते हैं विलोपन विधि। गप नहीं करिए, विलोपन विधि ऐसे मन है तो आप लोग लिख भी सकते हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजघूर्ण विधि, आप लोग से एकदम नम्र निवेदन है कि आपस में गप नहीं करिए। आलेखीय विधि,
तुलनात्मक विधि और एक छठा है अनुपात निर्णय विधि। यह विलोपन विधि का एक और नाम है लुप्त करणीय विधि। लुप्त करणीय, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये ब्रजगुणन विधि को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। आलेख्य विधि को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। एक कौन उधर हल्ला करिए जी, विनम्र निवेदन करते हो, अगर बात भी नहीं समझ में आता है ना, मेरी कमजोरी को, मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझिए। तुलनात्मक विधि को कंपैरिजन मेथड। और एक हो गया अनुपात निर्णय विधि को रेशियो डिटरमिनेशन या डिटरमाइन मेथड। ये 6 मेथड है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का। पहला है विलोपन विधि या लुप्तकरणीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है ब्रजगुणन विधि, चौथा आलेख्य विधि, 5वां नंबर में तुलनात्मक विधि है और 6वां नंबर में लिखे अनुपात निर्णय विधि। इसी को अंग्रेजी में लिखे है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, कंपैरिजन मेथड और रेशियो डिटरमाइन मेथड या रेशियो डिटरमिनेशन मेथड। ये 6 विधि से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि या लुप्तकरणीय विधि, प्रतिस्थापन विधि जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ब्रजगुणन विधि जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड, आलेख्य विधि जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, तुलनात्मक विधि जिसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड, अनुपात निर्णय विधि जिसको बोलते हैं रेशियो डिटरमिनेशन मेथड। आप लोग लिख लिए? क्विकली नोट डाउन एवरीबॉडी। ऐसे भी नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी डिलीट नहीं करेंगे, केवल हटा रहे हैं। बारी बारी से हम लोग इसमें देखेंगे कि विलोपन विधि से हल करने के लिए, प्रतिस्थापन विधि से, ब्रजगुणन विधि से, आलेख्य विधि से, तुलनात्मक विधि से और अनुपात निर्णय विधि से, ये 6 मेथड बताएंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अनुसार क्लास 10th में मात्र 4 विधि दिया गया है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, आलेख्य विधि, ये 4 मेथड दिया गया है, लेकिन आपको 2 मेथड एक्स्ट्रा हम बताएंगे, वह तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि। ये दोनों मेथड आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। बहुत सारे यानी कि क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आप अनुपात निर्णय विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं या तुलनात्मक विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसको हम लोग करते ही हैं, इसीलिए आप लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाह रहे थे। तो एक हम लोग पहला मेथड देखेंगे विलोपन विधि। पहला मेथड है जो विलोपन विधि है, देखो नहीं लिख पाए थे अभी, इसको हटाएं केवल, ठीक है, मिटाए नहीं है। विलोपन विधि जिसी को बोलते हैं
लुप्त करणीय विधि, लुप्त करणीय विधि। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। Everybody try to understand how to find out the value x and y, या how to solve the elimination method by elimination method। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं, उसके लिए आप लोग सभी बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। पहले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल प्लस c2 इज इक्वल टू 0। लिसन टू मी एवरीबॉडी। देखो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म हो गया। अब इसको हल कैसे करना है जो समझना पहले। जैसे मान लिया जाए कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है जिसमें किसी एक वेरिएबल को, एक चर को इलिमिनेट कर देते हैं। इलिमिनेट मतलब होता है विलुप्त कर देना, अर्थात उसको खत्म कर देना, उसको हटा देना होता है। अभी हटाते कैसे है, अगर देखो यहाँ y का गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक b2 है। अगर मान लिया जाए कि y का गुणांक अगर दोनों समान रहे और पहला समीकरण में से दूसरा को घटा दे या दूसरा समीकरण में से पहला को घटा दे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों का गुणांक समान रहता तो, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है और x माइनस वाई बराबर अगर मान लेते हैं कि 9 दिया गया है। तो यहां देखिए कि यहां अगर हमें मान लिया जाए कि x का मान निकालना हो चाहे y का मान, अब यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है, सॉरी y का गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ y का गुणांक भी -1 है। अगर बस केवल हमें गुणांक की अगर बात किया जाए, जो अगर चिन्ह को हटा दिया जाए तो दोनों का सेम है। चाहे यहाँ x का गुणांक कितना है 1, यहाँ x का गुणांक भी 1 है, तो दोनों का यानी कि जो गुणांक है वह समान आ जाए तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, आराम से उसको बना देंगे। अब देखो किसी एक को इलिमिनेट करना है, विलुप्त कर रहा है। जैसे अगर ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है और दोनों के जोड़ेंगे तो क्या होगा, y प्लस में y माइनस में है तो कैंसिल होगा और x और x कितना हो गया 2x, इधर 14 9 कितना हो गया 14 6 20 3 23। तो यहां से देखो एक हट गया ना, एक यानी कि y था जो क्या हो गया, इलिमिनेट हो गया। अर्थात किसी एक को विलुप्त करना है, एक चर को, या तो आप मन है तो x को यानी कि विलुप्त कर दो या मन है तो y को विलुप्त कर दो। दोनों में से किसी एक को अगर हम विलुप्त कर देते हैं तो हमारा एक का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे x बराबर कितना होगा 23/2 और ये वाला जो वैल्यू आया समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो और दोनों में से किसी एक में रख देंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा। तो हमें विलोपन विधि में क्या है कि किसी एक वेरिएबल को अर्थात एक चर को विलुप्त करना होता है। और विलुप्त कैसे होगा, जब यानी कि x का गुणांक अगर बराबर हो जाए या y का गुणांक बराबर हो जाए। अगर x का गुणांक बराबर होगा तो हम लोग देखेंगे कि प्लस है कि माइनस, अगर समान चिन्ह है तो घटाने पर लिखेंगे और अगर असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर लिखेंगे। गुणांक जब बराबर हो जाए तो समान चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, यानी कि घटाने पर करेंगे, और अगर असमान चिन्ह रहे अर्थात एक प्लस एक माइनस रहे तो हम लोग जोड़ने पर लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग पहले देख लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 10 और एक ले लेते हैं 2x माइनस y बराबर 2 ले लेते हैं। देखिए ये समीकरण है। अब देखना क्या है कि पहले तो हमें x या y के जो गुणांक है किसी एक को बराबर करना होता है। तो यहाँ देखिए y का गुणांक कितना दिख रहा है 2 और यहाँ y का गुणांक कितना 1। अब ये दोनों इसको बराबर करना होता है। तो देखिए बहुत इजी तरीका से समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। अब y का गुणांक इसमें 1 है तो ई वाला दूसरे उसके जस्ट अपोजिट वाला में गुना करेंगे
और पहला समीकरण में y का गुणांक 2 है, तो दूसरा का समीकरण में गुना करेंगे 2 से। ठीक है, अब गुना कर लो। 3x गुना 1 कितना हो जाएगा 3x, और 2y गुना 1 2y, और 10 गुना 1 कितना हो गया 10, और यहाँ 2x गुना 2 2 गुना 4x माइनस y गुना 2 माइनस 2y हो जाएगा, और 2 गुना 2 कितना हो गया 4। अब बताए थे कि अगर चिन्ह क्या रहे असमान रहे तो हम लोग क्या करते हैं जोड़ने पर लिखते हैं, और अगर चिन्ह समान रहे तो घटाने पर। तो यहाँ देखो चिन्ह एगो में प्लस है, एगो में क्या है माइनस है, तो चिन्ह समान है कि असमान है, असमान है, या उसको भिन्न बोल सकते हैं। तो समान अगर रहे तो घटाने पर लिखेंगे, और असमान रहे तो जोड़ने पर। तो चिन्ह असमान है इसीलिए हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे जोड़ने पर। और जोड़ने पर लिखेंगे तो जोड़िए, तो इधर देखो प्लस 2y या माइनस 2y क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो ये कितना हो गया 4 3 7x, पहले 10 और 4 कितना हो गया 14, तो x बराबर 14/7, 7 दूना 14 हो गया, ये x का वैल्यू निकल गया। अब y का मान निकालना है तो किसी समीकरण में या तो 1 में रख लो या तो 2 में रख लो। तो मान लेते हैं कि समीकरण 2 ये में रख लेते हैं, तो समीकरण 2 से या समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, 2 पहले क्या है 2x माइनस y बराबर 2 लिखा गया। अब x का वैल्यू कितना आ गया 2 रखना है, तो यार 2 इंटू 2 माइनस y बराबर 2, x के स्थान पर कितना रखना था 2, तो 2 दूना 4, ये 2 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 2, अभी y को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस y। तो यहां से y का वैल्यू कितना हो गया y का वैल्यू 2 हो गया। लास्ट में लिखने का मन है तो लिख सकते हो कि अभीष्ट हल या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अभीष्ट हल x बराबर कितना 2 और y बराबर भी 2। तो बहुत ही आसान है, कौन सा मेथड विलोपन मेथड। अगर x का गुणांक बराबर है तो डायरेक्ट घटा लो, चाहे y का गुणांक बराबर तो घटाना जोड़ना डायरेक्ट है। अगर बराबर नहीं है तो जस्ट यानी कि उसके अपोजिट वाला से गुना करते हैं। जैसे समीकरण 1 में अगर 2 से गुना करना, समीकरण 1 का गुणांक अगर 2 है, समीकरण 2 का गुणांक अगर 3 है, तो समीकरण 1 में 3 से गुना करना 2, और समीकरण 2 में 2 से गुना करना, अर्थात अपोजिट वाला से गुना करते हैं। तो एक अनदर क्वेश्चन देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, एकदम इसी मेथड से क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से इक्वल करना है। लिख लीजिए जल्दी से, 2x प्लस 3y बराबर 16, और x माइनस y बराबर 3 ले लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 16 और x माइनस y बराबर 3। इधर 2 ले लीजिए, ठीक है, इधर 2 ले लेना है। बुक वाला है तो थोड़ा सा बना लिए। x के मान कितना आया 2, x के मान कितना आया जी पता में आ गया 15 10 3 6 16 5 2, तो मिस्टेक कर दिए थे कुछ ना, बटा में आ गया ना, पहले 3 रखे थे वही सही था।
अच्छा यह 3 रख करके देखो बना लेते हैं, मिस्टेक वही कर दिए थे, 3 था और बाद 2 कर लिए थे, इसीलिए थोड़ा सा पूर्णांक रखना गया। ऐसे सॉल्व होगा उसका, ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से था। अगर यह 3 रख लेते हैं तो इस समीकरण 1 हो गया और इस समीकरण 2 हो गया। इसका गुणांक कितना है 3 और इसका गुणांक कुछ ना तो 1, तो ये 1 से इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसका 3 है, 3 इसमें मल्टीप्लाई कर लो, या नहीं तो दूसरा तरीका कि इसका 2 है जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणांक कितना 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो देखो 2x और 3y बराबर कितना हो गया 16, इधर से कितना हो गया 3x माइनस 3y बराबर कितना 3 गुना 6। अब क्या देख रहे हैं कि चिन्ह दोनों का भिन्न भिन्न है, तो क्या करेंगे, चिन्ह भिन्न रहेगा तो जोड़ने पर लिख दो, तो हो जाएगा 3y और 3y, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, तो कितना हो गया 3 2 5x यानी 16 तो कितना हो जाएगा 22। कहीं मिस्टेक नहीं ना है, 3x माइनस 3y 3 गुना 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 22/5। अब ये वाला वैल्यू अगर कोई समीकरण में रख लेंगे तो उससे निकल जाएगा, जैसे समीकरण 1 से लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना 2, x का वैल्यू हो गया 22/5 माइनस वाई बराबर 2, तो यहां से 22/5 यहां से कितना हो जाएगा 2 बराबर 22, तो यहां से एलसीएम लेंगे तो 5 दूना 10 होगा, तो 22 में से 10 घट जाएगा कितना 12/5 बराबर 22। यहां से अगर 5 रखते हैं तो 5 दूना 10, या 2 रखते हैं तो 5 दूना 10, और थोड़ा सा चेक करें, ठीक है, 5 दूना 10 और 3 दूना 6 16, 5 रखे तो 5 में से 2 घट गया 3, इसके पहले 3 रख करके बनाए थे ना। अच्छा ठीक है, तो एक 12/5 और दूसरा हो गया 22/5। अगर इसको चेक करना है कि बनाए जो सही है कि गलत है, तो इसको चेक कैसे करेंगे, जैसे देखिए पहला समीकरण में पुट कर लीजिए वैल्यू का, जैसे 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 16, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 22/5 और प्लस 3 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो गया 12/5, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 5 हो गया, तो ये 22 दूना 44, ये 12 दिया 36 बराबर कितना हो गया 36 44, 40 दूना 80 और 80/5, 16 पंचे, तो देखो 16 आ गया ना। फिर सिर्फ एक में रख करके चेक करने से नहीं होगा, दोनों में चेक करना होगा। जैसे x माइनस वाई बराबर 2 निकला है ना, जैसे x माइनस वाई फिर निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया 22/5 और y का वैल्यू हो गया 12/5, तो देखो एलसीएम तो होगा 5, तो यहां से 22 में से 12 घट गया 10, 5 दूना 10 तो हो गया 2। तो अगर इसमें फिर रख दिए दोनों समीकरण में सेम आ जाता है तो आंसर सही है, बना गया क्या है सही है। अगला देखते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे लगातार से नहीं बता रहे हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसको समझने की कोशिश करिए प्रत्येक विद्यार्थी। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड, थोड़ा सा रोक दो, इसका स्पेशल बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन का।